Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratio from question number 31. So let's get started. We have been given total assets, fixed assets, capital employed और बोला गया है कि there were no long term investments and we need to find the current ratio. ओके हमें यहाँ पे हिंट में दो फॉर्मूलाज गिवन है बट हमें इन्हें इग्नोर करना है. क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमें ये गिवन नहीं होंगे. तो मतलब हमें खुद सोचना है कि हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. राइट हमें ध्यान नहीं देना कि हिंट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, और हमें वो सोचना होता है कि गिवन क्या है और निकालना क्या है उसके अकॉर्डिंगली. हमें करंट रेशियो निकालना है. इसमें हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की ज़रूरत होती है और दोनों चीज़ें डायरेक्टली गिवन नहीं है. दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज होंगे. तो स्टूडेंट टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है? टोटल एसेट्स में जो नॉन करंट एसेट्स होंगे वो आएंगे, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो भी आएंगी, जो करंट एसेट्स होंगे वो भी आएंगे. ये सारे टाइप ऑफ एसेट्स ही तो हैं. तो अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूंगी तो उसमें मैं करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सब कुछ इंक्लूड करूंगी. इट मीन्स ये सब कुछ इसके अंदर आने वाला है. ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है. ठीक है, ये बात भी हमें पता चल गई. टोटल एसेट्स हमें क्वेश्चन में 11 लाख के गिवन है. नॉन करंट एसेट्स क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है? हाँ, 5 लाख के गिवन है. स्टूडेंट नॉन करंट एसेट्स इज नथिंग बट योर फिक्स्ड एसेट्स. राइट तो ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन थे ना, तो ये भी हो गए. देन करंट एसेट्स ये हमें गिवन नहीं है बट ये अब निकल जाएंगे बहुत इजीली, तो वो आप निकाल लेंगे माइनस करके, तो 6 लाख आ गए. अब करंट एसेट्स आ गए. अब करंट लाइबिलिटी चाहिए. स्टूडेंट जो टोटल एसेट्स होते हैं ना, आप ध्यान से देखिए, जो टोटल एसेट्स होते हैं बेसिकली इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में आप एसेट्स को लाइबिलिटीज के इक्वल लेते हो ना, तो टोटल एसेट जो होते हैं वो टोटल लाइबिलिटीज के इक्वल होते हैं ना. तो जो टोटल एसेट्स है वो बेसिकली टोटल लाइबिलिटीज भी तो है ना. अब टोटल लाइबिलिटीज गिवन नहीं है तो हमें ये चीज पता है कि टोटल लाइबिलिटीज जो भी होंगी वो टोटल एसेट्स के इक्वल ही होंगी. फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी. तो ये मैंने कैसे सोचा कि मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि दो चीजें सोच के, एक तो मुझे ये निकालना भी है, दूसरा मेरे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली यही फॉर्मूला यूज हो सकता है. तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू रख दी यहाँ पे और मैंने टोटल एसेट्स की वैल्यू रख दी. तो मैंने 11 लाख में से 10 लाख लेस किया तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ गई. उसे करंट रेशियो में पुट कर दिया. करंट एसेट्स की जगह 6 लाख रख दिया, करंट लाइबिलिटीज की जगह 1 लाख रख दिया और रेशियो मेरे पास 6:1 निकल के आ गई. क्वेश्चन 32 देखिए. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अगेन गिवन है. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, करंट रेशियो निकालना है. तो देखो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है, ये भी कि हमें पिछली बार गिवन था, ये इस बार हमें दे दिया, तो चलो एक स्टेप कम हो गया. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं थी. इस बार सिर्फ आपको करंट एसेट्स निकालने पड़ेंगे. तो देखिए स्टूडेंट, हमने लिखा कि टोटल एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज के इक्वल होते हैं. यही सेम फॉर्मूला आपने अभी ऊपर भी यूज किया था. ठीक है, वो मैंने लिख दिया. देन मैंने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड भी था मेरे पास और मेरे पास करंट लाइबिलिटीज भी थी. इससे मेरे पास टोटल एसेट्स निकल के आ गए. ठीक है, ये क्यों किया, क्यों निकाले टोटल एसेट्स? बिकॉज अल्टीमेटली ना हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, दैट इज टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. क्योंकि ऊपर मैंने बताया था कि नॉन करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स होते हैं. राइट तो बेसिकली मुझे ये करना था, तो इसलिए मैंने किया. तो अब मैंने क्या किया, देखो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन थी, करंट एसेट्स आपको निकालने हैं और टोटल एसेट्स मैंने यहाँ से निकाल लिए. तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्यों हमने यहाँ पे टोटल एसेट्स कैलकुलेट करे हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला में पुट करने थे. करंट एसेट्स आपके पास आ गए, करंट लाइबिलिटीज आपको गिवन थी, रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 33 देखिए. घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के, बहुत दिक्कत आ जाती है कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी चीज करंट एसेट्स में इंक्लूड होती है, फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूड होती है. बट डोंट वरी, हम अच्छे से करेंगे. तो बहुत सारी चीजें गिवन है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालना है. अच्छा स्टूडेंट, मुझे ये बताओ कि टोटल डेप्ट क्या होते हैं? टोटल डेप्ट इज नथिंग बट योर टोटल लाइबिलिटीज. ये चीज तो पता है आप लोगों को. तो टोटल लाइबिलिटीज, जैसे अभी आपने मेरे को बताया था कि जो टोटल एसेट्स होते हैं उसमें नॉन करंट एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स आते हैं एंड योर फिक्स्ड एसेट्स जो भी हम लोगों ने लिया वो सब आते हैं. तो इसी तरीके से स्टूडेंट टोटल लाइबिलिटीज में भी तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज आएंगी. तो ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज. और ये क्या है? करंट लाइबिलिटीज. मैम निकालनी क्यों है करंट लाइबिलिटीज? क्योंकि हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है. तो मेरे को सबसे इजी फॉर्मूला यही दिखा कि टोटल लाइबिलिटीज इज नथिंग बट नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज. बट हमें ये फॉर्मूला तो पता है, बट हमें लैंग्वेज वो यूज करनी पड़ेगी जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है.
ठीक है। तो टोटल डेप्ट आपको क्वेश्चन में गिवन था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन थी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको क्वेश्चन में गिवन थे, करंट लाइबिलिटीज आपकी कैलकुलेट हो गई। इससे इजी वे इस क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज निकालने का है ही नहीं। ये तो हमने अपना सिर्फ लॉजिक यूज कर दिया है ना, ऐसे करना है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या किया स्टूडेंट, टोटल एसेट्स वही सेम लेंगे आप, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों चीजें क्या है, नॉन करंट एसेट्स। बस मैंने क्या किया है, अगर मैंने आपको क्या करती ना, मैं लिख देती ना यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स और ये कर देती, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने ना आपको पूरा अच्छे से लिख के दिखाया है कि मैंने नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या लिया है। मैंने फिक्स्ड एसेट्स लिए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लिए हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिए हैं। स्टूडेंट देखिए, फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है नॉन करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स नाम से ही पता लग रहा है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है तो ये भी पता लग रहा है कि ये भी नॉन करंट में आएंगे। देखो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब ये होता है किसी ने हमसे पैसा लिया हुआ है तो स्टूडेंट वो हमें देगा, तो हमारे लिए एसेट बना हुआ है ना, इसलिए, ठीक है। तो इसको ये मत समझना कि दिस इज योर लाइबिलिटी, नो। देन करंट एसेट्स कैलकुलेट करने थे, इसीलिए हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। टोटल एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे, फिक्स्ड एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो गिवन थी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो भी गिवन था, करंट एसेट्स आपको निकालने थे, प्लस माइनस करके करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब करंट रेशियो में करंट एसेट्स भी मिल गए, करंट लाइबिलिटीज भी मिल गई, करंट रेशियो आ गई। बात आती है क्विक एसेट्स की। स्टूडेंट, क्विक एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट्स में क्या क्या नहीं आता, एक आपकी इन्वेंट्रीज नहीं आती, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आते और एडवांस टैक्स भी नहीं आता, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने क्या किया, करंट एसेट्स आप निकाल चुके थे, उसमें से इन्वेंट्रीज निकालो क्वेश्चन में से, प्रीपेड एक्सपेंसेस निकालो क्वेश्चन में से, माइनस करो, क्विक एसेट्स निकाल लो। देन करंट लाइबिलिटीज तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो क्विक एसेट्स पुट करिए, करंट लाइबिलिटीज पुट करिए, क्विक रेशियो निकाल दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में देखिए कितनी सारी चीजें गिवन है, बट यहाँ पे आपके लिए इजी क्या है, आपको ना करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज सब कुछ ना अलग अलग से पता लग जाएगा, तो आपको पुट करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले मैं करंट एसेट्स लिखने थे, तो करंट एसेट्स के लिए मैं गई बैलेंस शीट में जाके मैंने करंट एसेट्स वाला देखा, वहां पे मुझे क्या क्या देखा, सबसे पहले मुझे इन्वेंट्रीज दिख रही हैं, देन मुझे डेटर्स दिख रहे हैं, देन मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहे हैं। क्वेश्चन खोल लीजिए, सामने दिख जाएगा, मैंने करंट एसेट्स निकाल लिए, तो मेरे पास से निकल के आ गए, राइट। देन मेरे को करंट लाइबिलिटीज चाहिए थी, अगेन मैं बैलेंस शीट में गई, वहां पे सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स थी, देन ट्रेड पेबल्स थे एंड देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस थे, वहां से पुट किए, करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, करंट रेशियो कैलकुलेट हो गया। देन लिक्विड एसेट्स निकालने थे, तो मेरे को करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स इफ गिवन माइनस करना होता है, बट मेरे पास सिर्फ इन्वेंट्रीज गिवन थी, मैंने वो लेस कर दिया, मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ गए। करंट लाइबिलिटीज में ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुकी थी, तो मैंने इसको लिक्विड रेशियो के फॉर्मूला में पुट कर दिया और मेरे पास लिक्विड रेशियो भी कैलकुलेट हो गया। 35 क्वेश्चन देखिए, आपको टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेब्ट्स गिवन है और आपको स्टूडेंट यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है, ठीक है। तो आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। अब देखो, टोटल डेब्ट क्या होते हैं, फिर से वही बात, टोटल डेब्ट इज योर टोटल लाइबिलिटी, है ना, जो कि क्या होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। देख रहे हो आपकी, हम ज्यादातर यही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, राइट। फिर हम उसमें बाइफरकेट कर देते हैं, जैसे नॉन करंट एसेट्स को या नॉन करंट लाइबिलिटीज को, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला में सब कुछ पुट किया, टोटल डेप्ट भी मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थे, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स मुझे निकालने थे और करंट लाइबिलिटीज भी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ से मेरे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट्स जो है वो निकल के आ गए। रीजन क्या है निकालने का, स्टूडेंट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी, इसीलिए मुझे चाहिए था डेप्ट, चाहिए था मुझे, ठीक है। टोटल डेप्ट नहीं चाहिए था मुझे, टोटल डेप्ट में तो करंट लाइबिलिटीज वगैरह भी आ जाती है, मुझे चाहिए थे लॉन्ग टर्म डेप्ट, इसलिए मैंने ये कैलकुलेट किया है। गलती ये कर देते हैं आप लोग कि आप लोग सीधा ये टोटल डेप्ट उठाते हैं क्वेश्चन में से 1,80,000 और वो पुट कर देते हैं। नो स्टूडेंट, अगर आप अपने फॉर्मूला में भी देखें ना तो वहाँ पे लिखा होता है कि डेप्ट एंड ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म, तो क्या हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टोटल एसेट्स गिवन हो, तो टोटल एसेट्स में तो स्टूडेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आएंगे, बट हमें कौन से चाहिए होते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे किया, तो ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। देन आपको टोटल एसेट्स गिवन थे, अब देखो मैंने टोटल एसेट्स में क्या लिखा, शेयर होल्डर फंड प्लस डेब्ट, तो अगेन वही बात आई, देखो मैंने टोटल लाइबिलिटीज की जगह यहाँ टोटल एसेट्स वर्ड यूज कर लिया, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा हो सकता है और रीजन भी क्या है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स क्यों कैलकुलेट करने हैं, डेप्ट अपॉन में इक्विटी, तो शेयर होल्डर फंड्स इज नथिंग बट योर इक्विटी ओनली। ठीक है, तो टोटल एसेट्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन थे, टोटल डेप्ट भी गिवन थे, यहाँ से आप लोग इक्विटी निकाल लेंगे जो कि कितनी निकल के आ गई 80,000 की। ठीक है, देन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्मूला में आपने पुट कर दिया और आपके पास रेशियो निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 36, अगेन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन है, 10% डिबेंचर्स भी गिवन है और करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है। देखो मैंने लिखा है कि शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रीजन क्या है, आप बैलेंस शीट खोलिए, बैलेंस शीट में ना आपको वहां पे दिखता है ना कि शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल आता है, तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे कि आप नेक्स्ट ही क्वेश्चन देख लो, इसमें दोनों तरीके के दे दिए थे तो दोनों ले लिए, यहाँ पे भी गिवन होता तो दोनों ले लेते। देन आपको क्या दिखता है वहां पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वहां से ये आ गया आप लोगों के पास, राइट। तो देखो बैलेंस शीट से ही तो हम लोग ये सब कुछ उठाते हैं। अभी आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 34, वहां पे आपको दिख जाएगा शेयर होल्डर फंड्स के नीचे 2 हेड दिख रहे हैं, वहीं से ये मैंने पुट किया है। तीनों चीजें मेरे पास गिवन थी, मेरे पास शेयर होल्डर फंड्स की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट 10% डिबेंचर्स क्या है, 10% डिबेंचर्स इज नथिंग बट योर डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म ही तो होते हैं, राइट। तो दोनों चीजें मेरे पास आ गई, मैंने पुट कर दिया, मेरा रेशियो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 37, फिर से डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। इस बार आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, सरप्लस, 10% डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी, सेम ऊपर जैसी चीजें गिवन है। एक चीज आपने ध्यान दी, करंट लाइबिलिटीज को यहाँ पे इग्नोर करना था, यहाँ पे भी करंट लाइबिलिटीज को इग्नोर करना है, तो कि कोई यूज ही नहीं है। तो देखिए वही मैंने किया जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट, देखो ये दोनों चीजें रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंदर आ जाती हैं और ये दोनों चीजें शेयर कैपिटल हेड के अंदर आ जाती हैं बैलेंस शीट में। तो वहां से ये पुट कर दिया, तो आपके पास शेयर होल्डर फंड्स दैट इज नथिंग बट योर इक्विटी की वैल्यू आ गई और 10% ऑफ 15 लाख ये निकाल लिया, तो 1,50,000 डेप्ट की वैल्यू आ गई। दूसरी गलती हो जाती है कि ध्यान नहीं देते हैं वहां पे क्वेश्चन में और जीरो गलत लगा देते हैं, तो उस चीज से भी गलती हो जाएगी स्टूडेंट। एक्चुअली ये देखिए, या तो मैंने लिखा था कि 10% ऑफ 15 लाख, तो देखो तब भी यही आ रहा है, बट मैंने अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है तो मैंने उसे हटा दिया और इग्नोर उसको करना है आप लोगों को और सीधा 1,50,000 ले लीजिए। ठीक है, तो कि ज्यादा समझोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। तो डेप्ट की वैल्यू यहाँ से रख दी, इक्विटी की वैल्यू यहाँ से रख दी, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट हो गया। 38 क्वेश्चन देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, दो ही चीजें गिवन है और निकालना है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड। स्टूडेंट फॉर्मूला याद होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना इन दिस चैप्टर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन टू यू, लॉन्ग टर्म डेप्ट you need to calculate and shareholder funds is also given to you, so you will calculate long term debt very easily, right? Then you will put in this formula, right? Debt is 6 lakh and equity is 2 lakh जो कि आपको गिवन था, तो आपके पास डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी कैलकुलेट हो गया। बट क्वेश्चन किससे सॉल्व हुआ, इस फॉर्मूला से। ये याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39, बैलेंस शीट में कितनी सारी चीजें गिवन है, इन सबको यूज करो। ये आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो निकालने हैं आप लोगों को। स्टूडेंट लॉन्ग टर्म निकालने के लिए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल पोजीशन, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यूज होता है। तो क्वेश्चन में कई बार डायरेक्टली ना बोल के इस तरीके से भी आ सकते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है कि बुक में क्वेश्चन होते हैं ना इतने सारे, तो वो क्या करते हैं आपके साथ हर एक तरीके, हर एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। करंट रेशियो देखो कितना इजीली निकल गया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, दोनों चीजें, करंट एसेट्स भी और करंट लाइबिलिटी भी, दोनों चीजें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, बस वहां से इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये आप लोगों के पास करंट रेशियो निकल के आ गया, जो कि क्या बताता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। एंड देन इक्विटी निकालने के लिए प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, अगेन वही बात, ये दोनों चीजें शेयर कैपिटल वाले हेड में आ जाती हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें, और जो ये है ये रिजर्व एंड सरप्लस तो वहां पे होता ही है। अब जैसे ये रिजर्व एंड सरप्लस है ना, इसका देखो बाइफर्केशन दैट इज जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक क्वेश्चन में हो रखा था, तो हर एक चीज आपको क्लियर होती जा रही है इससे। तो प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट गिवन है, इक्विटी शेयर गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, इक्विटी निकल गई। लॉन्ग टर्म लोन ही आपको डायरेक्टली बताया हुआ है @ 9%, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, जो कि और कुछ नहीं है, डेप्ट ही है। तो आपके पास डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को लिख के दिखाया है, तो आप इससे देख के समझ सकते हो, कहीं पे भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, ये सब आपको गिवन है।
क्वेश्चन अपने सामने खोल के रखिएगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन करने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है, मुझे निकालना है सबसे पहले डेब्ट और देन इक्विटी निकालनी है। तो क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेब्ट में आएगी? नहीं आएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी? नहीं आएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे? नहीं आएंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे? नहीं आएंगे। करंट एसेट्स नहीं, करंट लाइबिलिटीज नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दो चीजें बची जो कि हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट में आ जाएंगी। इसलिए मेरे पास डेब्ट की वैल्यू तो बहुत ही इजीली यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। बात आती है इक्विटी की। स्टूडेंट इक्विटी इसलिए थोड़ा टफ है क्योंकि आपको दिख रहा होगा इतना कुछ करना पड़ेगा इक्विटी निकालने के लिए। इट इज नॉट दैट टफ। क्या है ना कि इक्विटी क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस में टोटल लाइबिलिटीज। स्टूडेंट आपने वो इक्वेशन पढ़ी है ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल इज बेसिकली कंसिडर इट एज इक्विटी, राइट। तो कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंसिडर इज एज योर कैपिटल। ओके, सो इक्विटी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। कैसे आया देखो, आप क्या लिखते थे, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटीज। मुझे ये निकालना है तो मैं एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस अगर कर दूं तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगा। अब मुझे एसेट्स और लाइबिलिटीज भी तो चाहिए उसके लिए। अब एसेट्स में यहाँ पे निकाल रही हूँ, लाइबिलिटीज में यहाँ पे निकाल रही हूँ, देन मैं उनको माइनस करके इक्विटी निकाल रही हूँ, पुट कर रही हूँ, मैं रेशियो निकाल रही हूँ। अब टोटल एसेट्स कैसे आएंगे, देखो फिक्स एसेट जो होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इग्नोर नहीं करना है, आपको उसको इंक्लूड करना है, मतलब माइनस जरूर कर देना है उसको। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने फिक्स्ड एसेट्स, देखो जो भी डेप्रिसिएशन लगती है वो फिक्स्ड एसेट्स पे लगती है, तो मैंने फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन सिर्फ माइनस किया, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, देन मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस और करंट, देखो टोटल एसेट्स लेने हैं ना, सब कुछ ले लो जो भी एसेट्स में आ रहा है। देखो मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहे हैं 8,40,000 के, विच इज नथिंग बट योर फिक्स्ड एसेट्स। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो मैंने लेस कर लिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मैंने इंक्लूड कर लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो मैंने इंक्लूड कर लिए, करंट एसेट्स वो मैंने इंक्लूड कर लिए। तो जो भी मुझे एसेट्स की कैटेगरी का दिखा मैंने उठा के यहाँ पे पुट करके टोटल एसेट्स निकाल लिए। देन टोटल लाइबिलिटीज निकालनी थी, अब चले जाओ फिर से जाके देखो, तो फिर मुझे क्या क्या दिख गया, मुझे दिख गई एक तो करंट लाइबिलिटीज, मैंने वो उठा ली। देन मुझे नॉन करंट लाइबिलिटीज दिख गई, मैंने वो भी उठा ली और मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। फिर मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज 5,60,000 यहाँ से आई है, ठीक है। तो कि टोटल लाइबिलिटीज में तो नॉन करंट और करंट दोनों आएगी। तो अब यहाँ से आपको वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब हमें क्वेश्चन में टोटल डेब्ट्स गिवन होते हैं तो हम उसे क्यों नहीं लेते हैं इस फॉर्मूला में, क्योंकि हमें ये वाले चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, है ना। तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज ही निकल गया आप लोगों के पास। इक्विटी निकालने के लिए जो कि यहाँ से आया कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करनी है, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो इक्विटी की वैल्यू आ गई। डेब्ट आप पहले ही निकाल चुके थे, इक्विटी आपने निकाल ली, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो गया, राइट। सो the next question student, question number 41 which will be the last question of this video। आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 गिवन है, आपको ये बताना है कि इन सब चीज़ों से जो आपकी रेशियो है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि मैंने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1 है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल से सिंपल वैल्यू लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। तुमने सबसे सिंपल वैल्यू यही लगी तो मैंने ये ले ली। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ था कि एक लैंड है जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख की है, उसको आप 5 लाख पे बेच रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप ज़्यादा पे बेचते हो, ठीक है, जैसे कि उसकी बुक वैल्यू कम थी, मैंने ज़्यादा पे बेचा है तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। उससे क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास प्रॉफिट हुआ। अब क्या वो लॉन्ग टर्म डेप्ट में कहीं ना कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, तो भाई डेप्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्या इक्विटी पे पड़ रहा है स्टूडेंट, मैंने आपको इस क्वेश्चन में 2-3 बार बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं, और हमने देखा था कि इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी हमने क्वेश्चन में इंक्लूड किए थे। इट मीन्स इक्विटी जो है वो मेरी इंक्रीज हो जाएगी इस प्रॉफिट से, तो मैंने इक्विटी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इंक्रीज करके जो मेरे पास रेशियो आई वो ये आई, पहले से ये थी अब ये हो गई। इट मीन्स मेरा जो रेशियो है वो डिक्रीज हो गया। रीज़न क्या है, क्योंकि इक्विटी इंक्रीज हो रही है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो डिक्रीज होती है स्टूडेंट। तो डिनोमिनेटर क्या था, इक्विटी था। तो ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहे हैं, है ना। सेकंड वाले में देखो क्या है, आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए 10 लाख के। अच्छा, इक्विटी शेयर इशू करे मतलब ये तो साफ साफ ही दिख रहा है कि इक्विटी बढ़ रही है। क्या डेप्ट में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो अगेन वही बात आई कि फिर से डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज।
और रीज़न वही सेम है कि इक्विटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट में बोला हुआ है कि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे रिडम्पशन करने के लिए 13% डिबेंचर्स की वर्थ 10 लाख। स्टूडेंट देखो, रिडम्पशन करने के लिए मतलब आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो डिबेंचर्स को ख़त्म करने के लिए, अगर मैं डिबेंचर्स को ख़त्म करूंगी, डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स इज नथिंग बट योर लॉन्ग टर्म डेप्ट। मैं लॉन्ग टर्म डेप्ट को ख़त्म करना चाहती हूँ तो मैंने उतने से कम किया, फिर मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही हूँ। स्टूडेंट, प्रेफरेंस शेयर इशू करो, इक्विटी शेयर इशू करो, दोनों केसेस में आपकी जो इक्विटी है वो तो इंक्रीज ही हो रही है। मेरी इक्विटी इंक्रीज हो गई, मेरे डेप्ट कम हो गए, क्योंकि मैं उनका रिडम्पशन करना चाह रही हूँ और उस रिडम्पशन करने के लिए मैं प्रेफरेंस शेयर को इशू कर रही हूँ। तो ये इफेक्ट हुआ, अल्टीमेटली मेरा रेशियो ये आ गया। तो फिर से ये डिक्रीज हो रहा है, रीज़न क्या है कि इक्विटी बढ़ रही है और डेप्ट डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।